Hi guys, I welcome you all to Diamond Door. I hope that you all are well and you take good care of yourself. And as we know that we are just covering the syllabus of business studies wholly. I mean कि theoretical portion तो हम कर ही रहे थे but उसके साथ case studies भी कर रहे हैं. Now it's time to do the sample paper. तो अभी हम लोग sample paper discuss करेंगे with answers. ठीक है ना, आंसर एक एक sample paper और जो sample paper है ना वो proper उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपके एग्जाम्स होंगे, राइट. मतलब ये सीबीएसई का एग्जाम आइडिया सैम्पल है और इसके अंदर जो मैं अभी सॉल्व पेपर आपको कराऊंगी ना वो टोटली उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. ठीक है ना, मतलब दिस इज़ द वे हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम्स और द पैटर्न. ठीक है, तो ये पूरा एकदम पैटर्न है. जैसे कि फर्स्ट हम लोगों का कुछ वो रहता है मतलब एमसीक्यू पार्ट, फिर देन 1 वर्ड एंड देन आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, फिर देन 6 मार्क्स क्वेश्चन. तो उसी पैटर्न में हम लोग करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सैम्पल पेपर, राइट. तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज are organization's greatest asset. Despite all the development in the technology, getting work done by the people is still a major task of a manager. Identify the dimensions of the मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसका क्वेश्चन है आंसर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, अभी इसके अंदर पीपल, इसमें वैसे हम लोगों के मैनेजमेंट के रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, ऑपरेशन और पीपल. लेकिन इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा मेन है. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल, हमें उससे मैनेज करना है, मैनेजमेंट का वो टास्क है. तो यहाँ पे फोकस किसके सबसे ज़्यादा, पीपल पे. तो द आंसर शुड बी द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, right. And introduction of any change in the organization, all employees hesitate to accept changes. Managers convince the employee and guide them to adopt the changes willingly. ठीक है ना, और ये सेकंड क्वेश्चन ना जो कि बोल रहा है कि जिसके अंदर मतलब क्या होता है कि हमेशा हम लोग किसी भी चेंज के लिए बहुत हेजिटेट करते हैं. तो आपको बताना है कि ये रिलेटेड मतलब कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा है. तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा मतलब डायनेमिक होता है. रोज ना रोज कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस होते ही रहते हैं. डायनेमिज्म मतलब ही होता है चेंजेस, और ये चेंजेस का सादा रिलेशन है. मतलब यहाँ पे हर बात में चेंज 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 बोला जा रहा है, राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और द लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रैक्टिस इन मार्केट. ठीक है, तो इन्होंने एक लाइन दे दी है आपकी बुक से उठा के. अभी बोल रहे हैं विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली बाय दिस फॉर्म. मतलब कौन सा जो आप लोगों का बिजनेस एनवायरमेंट है सबसे ज़्यादा हाईली पॉइंट इसमें से कौन सा है. तो ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके अंदर क्या बोले, एक तो डिफिकल्ट वर्ड डाल दिया, ऊपर से इतनी सारी टेक्निक्स हैं. अगर आपने बहुत ध्यान से बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर ये लाइन एज इट इज़ लिखी हुई है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जो हम सी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं, तो मतलब क्योंकि एक जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आपका है कॉम्प्लेक्स, राइट. एंड गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर रखा. और जो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर 18 मार्क्स का सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो प्रॉपर 3 आवर्स मतलब जो 3 आवर्स का पेपर होता है उसको. तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इसके अंदर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी इस पूरे सैम्पल पेपर का, राइट. Next is the introduction of mobile phones that have negatively affected the business of the camera and watches. It is related to of course technological environment. क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, कैमरा टेक्नोलॉजी आई. ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट इज हमारा इज 7 years old girl. She planned with her father to give gift on her mother's birthday. She took her piggy bank to the shopkeeper with her father. She selected a purse for her mother, and when she took out one note of ₹1,000 from a piggy bank, the shopkeeper refused to take that note, saying that it is no longer a valid currency. Her father explained her that the shopkeeper is saying right. तो आपको बताना है, ये देख लीजिए, ये इकोनॉमी का कंसेप्ट हमने बिजनेस में डाल दिया. इसके लिए तो मैं कहूँगी कि आपको मतलब वट एवर हैपनिंग इन करंटली इन द इकोनॉमी यू हैव टू अवेयर फॉर इट. क्योंकि ये एक नंबर का हो सकता है और आपके नंबर सपोज 100 आने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की वजह से 99 हो जाएंगे, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ. डीमोनेटाइजेशन कुछ अभी हल्का से थोड़ा सा ऐड हुआ है, किसी स्कूल में ऐड नहीं कराया गया, किसी स्कूल में करा दिया गया है. ठीक है, लेकिन बुक के अंदर है डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, तो फिर आपको ये पता, जो उसे हम नोटबंदी हिंदी में बोलते हैं उसी का नाम इंग्लिश में है demonetizations, right. So the next question is the business environment include, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. देखो सराउंडिंग होता है, कस्टमर होता है, लेकिन आपको ऐसे आंसर चूज करने हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हो. तो मोस्ट प्रोबेबली इज द फोर्सेस फैक्टर इंस्टीट्यूशंस विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द बिजनेस. ये जो लाइन है ना ये प्रॉपर मतलब मैक्सिमम आंसर दे रही है बिजनेस एनवायरमेंट का. तो आपको उसमें जब भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको मैक्स वाले आंसर को चूज करना होता है, राइट. नेक्स्ट इज द हु रिपोर्ट टू हुम इज मेड क्लियर बाय. ठीक है ना, ये जो एक लाइन है हु रिपोर्ट टू हुम,
ये किसको प्रॉपर शो करता है, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजिंग को, प्लानिंग को। तो ऑफकोर्स द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग को शो करता है, क्योंकि ये मतलब किसको हमें रिपोर्ट करना है, कब, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है, प्लानिंग में बिल्कुल नहीं होता, ना मैनेजमेंट में होता। मैनेजमेंट के अंदर हमको मैनेजमेंट का टास्क होता है, वो अकॉर्डिंग टू मैनेजर चलता है, राइट। नेक्स्ट इज द टॉल स्ट्रक्चर हैज़ अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? लंबा लंबा इसका मतलब है कि जो एक मैनेजर है उसके नीचे कम लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक अगला मैनेजर उसके नीचे कम लोग आ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। नैरो का मतलब हो गया हम हमारे पास टॉल स्ट्रक्चर, टॉल स्ट्रक्चर मतलब नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज दी एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर हैज़ अ फंक्शन स्ट्रक्चर इन इट। एक हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये बता रहे हैं आपको ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियल ट्रू है, नन ऑफ द ऑफ कोर्स ट्रू है। मतलब एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। यू रिमेंबर ना, एक यहाँ पे हमारा एक कोई भी एक ब्रॉड कंसेप्ट होगा, उसके बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके नीचे अलग अलग हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर रहते हैं। तो येस इट इज़ ट्रू, और ये हमारी लाइन लिखी भी हुई है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन द मैनेजमेंट कैन know not only about the deficiency in the performance, but it also help the management to know whether standard or plans are set correctly or not। तो इसके अंदर पूछा गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, उसकी तरह से हम लोग सिर्फ डिफिशियंसी ही नहीं, बल्कि हम ये भी पता कर पाते हैं कि वो सही है या नहीं सही है, और कैसे सही किया जाएगा। तो ऑफकोर्स जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, दिस इज द आंसर, ठीक है। राकेश द सीनियर मैनेजर इज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म। ही रेगुलरली प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ his subordinate as a part of appraisal, the step of controlling process is। तो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि वो सीनियर मैनेजर है, वो जो रेगुलरली अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट है उनको काम को देखता रहता है। तो क्या है? मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। क्योंकि इसमें अंदर डेविएशन कुछ नहीं कर रहा, कुछ कोई एक्टिव करेक्शन वरेक्शन नहीं ले रहा, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ हमारा ये बेस्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट इज दी प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट्स। वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल काम नहीं करते, ना ही वो कॉम्पीट करने की कोशिश, एक दूसरे के हेल्पफुल पार्ट है। मतलब एक जैसे एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, उसी तरह से। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज दी डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर आपको याद होगा तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, मतलब ये छोटे छोटे कीवर्ड्स थे बुक के अंदर, जो कि मैंने बोलता कि 1 वर्ड के अंदर आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है, आप याद करिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर एक ऐसा है जो मतलब लड़ाई को कम कर सकता है, बिकॉज मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ सच लिखा होता है, ठीक है ना, जब हमारी बात हुई थी, ठीक है। और आप बाद में उस बात से मुकर ही नहीं सकते हो कि वी हैव अ प्रूफ, और वो प्रूफ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। नेक्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ द शेयर सोल्ड और द पेमेंट ऑफ द कैश फॉर द शेयर्स बॉट इज मेड ऑन। देखो बोल रहा है कि अगर एक ही दिन में हमने मतलब जो शेयर वो खरीदे उसी दिन बेच दिए, मतलब जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन आ गए, ठीक है ना, उसी दिन पैसे चले, मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, तो पे इन डे। ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, राइट। Next is the Megha's grandmother in her will gave shares with worth rupees 50 lakh in her name. When she opened the bank locker to get the share certificate, she found all were in very bad shape, half torn, etc. To overcome this problem, financial market have started a new concept is called। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही मतलब ये तो न्यू, ये भी एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। मतलब जो हम ये ई जो सर्टिफिकेट होता है, जो हम अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करा देते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है, तो उसको हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, electronic form of the shares। नेक्स्ट इज दी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ नेम इज अ की फीचर ऑफ। मतलब जो क्वांटिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो की फीचर क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। क्योंकि हम उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं? बस हमको प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स इट। क्योंकि सेलिंग मिसाइल का है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर हम क्वालिटी देते हैं, मार्केटिंग के अंदर तो ओवरऑल हो जाता है। हाई प्राइस इज रिलेटेड टू द लो कॉम्पिटिशन। ऑफ कोर्स अगर आपका हाई प्राइस है तो वो क्या हो गया? मतलब कॉम्पिटिशन वहाँ पे कम है, तभी तो किसी इंसान ने हाई प्राइस रखा है, ठीक है। अभी बहुत लोगों को लगे हाई प्राइस है तो हाई कॉम्पिटिशन है, तो आपको प्रोडक्ट की मतलब कंज्यूमर के बेस पे नहीं जाना कि वहाँ पे हाई प्राइस है, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं जाना, क्योंकि एक प्रोडक्ट का हाई प्राइसेस का मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नो, आपको जो सोचना है वो एक मतलब एक ऐसा कंपनी का मालिक समझ के सोचना है, ठीक है ना, कि एक वो हाई प्राइस क्यों रखेगा, कब रखेगा अपने प्रोडक्ट की, राइट। नेक्स्ट इज डैश इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट सेल्स पर्सन, ठीक है। हम किसको? पैकेजिंग, यस। और ये लाइन पैकेजिंग वाली लाइन में लिखी हुई थी कि किसको हम लोग साइलेंट सेल्स पर्सन समझते हैं। लिखा हुआ यू डोंट close a sale, you open relationship। If you want to build a long term successful enterprise, identify the promotion tool referred in this line, ठीक है। उसने बोला कि आप you don't close a sale,
यू ओपन अ रिलेशनशिप। आप वहाँ पे सेल करो ना करो ये कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आप वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, ये कहाँ पे होता है? एडवर्टीजमेंट में तो हो ही नहीं सकता ना। हमें पता ही नहीं कौन लोग देख रहा है, कौन से रिलेशनशिप कंडक्ट हो रहा है, वो अपनी एक तरफा होता है जो ऑडियंस का होता है। उन लोगों के लिए जो एक्ट्रेस वगैरह होता है उन लोगों के लिए कुछ नहीं है ऐसे से बकवास, मतलब उन लोगों के लिए कोई प्रेम और लव एंड ऑल दैट कुछ भी नहीं है। हम ऑडियंस के लिए तो हम ऑडियंस ही है जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब एस्पायर करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के लिए खुश होते हैं। तो ये हमारे से पर्सनल सेलिंग के अंदर जो होता है ना, जो हमारा सेल पर्सन आता है हमारे घर के सामने, वो हमसे बातचीत करता है, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, भले ही वो प्रोडक्ट बिके या ना बिके, राइट। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन टूल विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ अ कंपनी। ऐसा कौन सा मतलब जो इमेज सुधार दे, और तो लास्ट पढ़ा था हमने उसके अंदर जब हम पढ़ रहे थे प्रमोशन वाले के अंदर, पब्लिक रिलेशन, तो वही इसका आंसर है पब्लिक रिलेशन, क्योंकि इमेज की जहाँ बात आ जाएगी, जहाँ इमेज की बात आएगी वहाँ पर क्या है? पब्लिक रिलेशन, राइट। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohan, Sohan, Mohan are three friends. They work in the same company. One day they were having a conversation when Rohan said, "I have purchased two new machines, and it has become very difficult to motivate workers at the shop floor to use these machines." Sohan said, "I am facing the problem in finding the exact number and the types of the employees for my department." Mohan said, "I have to decide the long-term plans of the organization, and I am responsible for all the overall welfare of the organization. Identify three different level of the management these friends belongs to." तो ये क्वेश्चन है पूरा हमारा 3 नंबर्स का हो सकता है, 4 नंबर का होता है, पूरा केस स्टडी टाइप है। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि कोई रोहन मतलब 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम बता दी है। आई होप यू गॉट दी प्रॉब्लम, राइट। और अगर जिन्होंने रीड नहीं करा प्लीज़ रीड हेयर, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन डू कमेंट बिलो, ठीक है ना। अगर मैं अभी एक क्वेश्चन समझाने लग जाऊँगी तो गाइस ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है ना ये मतलब कितना लंबी बन जाएगी मुझे भी नहीं पता, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता उसको सिर्फ आपको कमेंट करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के भले ही डाल दूंगी, राइट। बट इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना इट्स मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो आपको उसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। तो क्योंकि अब यहाँ तो आंसर नहीं है तो एज ए प्रॉमिस यू कि मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं आंसर के पास। सो दिस इज़ द आंसर जो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने थे। तो पहला सुपरवाइजरी लेवल, जब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना काम को कंडक्ट करे, ठीक है ना, सुपरवाइजर, क्योंकि वो 2 मशीन तो ले आया था बट दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, ठीक है। अगला था सोहन की जो प्रॉब्लम थी, इफ़ यू रिमेंबर, और यू प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे उसको मिडिल लेवल की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना, बिकॉज वो उसको मैनेजमेंट नहीं आ रही थी लोगों की, राइट। नेक्स्ट इज मोहन तो टॉप लेवल का था सबसे, क्योंकि उसे ओवरऑल वेलफेयर के बारे में जानना था, ठीक है ना। और अभी क्या है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन एज वेल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी हुई है, बट इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती है, बट अगर मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू प्रोवाइड टू लाइन्स फॉर ईच लेवल, राइट। नेक्स्ट इज दी एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। तो आप नॉर्मल टेस्ट एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपने इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़े हैं, पोटेंशियल टेस्ट पढ़े हैं, बहुत मतलब जो हमारे टेस्ट का है रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टेस्ट है। आप उसमें से कोई भी 3 जो है आपको जो याद है उस समय में, तो इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पोटेंशियल टेस्ट, जो भी आपको याद है आप उसको सिंपल एक्सप्लेन कर लीजिए। और ऐसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी मतलब चांदी चांदी है ना। नेक्स्ट इज दी देयर आर द 2 मैनेजर भुवन एंड द राजीव। भुवन इज सेइंग कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बट राजीव इज सेइंग कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, हु इज करेक्ट। तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी आंसर है, मतलब जो कंट्रोलिंग वाला चैप्टर है एकदम लास्ट चले जाइए आप, उसके अंदर इसका मतलब डिट्टो आंसर लिखा हुआ है। बट अगर आप आंसर चाहते हो तो मैं उसका आंसर अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन इसको कुछ करना नहीं क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है ना। मतलब भुवन सेइंग बट पार्शली भुवन इज करेक्ट एंड पार्शली राजीव इज करेक्ट, बिकॉज जो कंट्रोलिंग है वो हमारा बैकवर्ड और जो हमारा क्या है फॉरवर्ड लुकिंग दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है, और उसके अंदर हम लोग सारा कुछ देखते हैं, राइट। लेट्स सी द आंसर देन। लीजिए देख लीजिए आंसर, ठीक है। तो उसमें भी वही लिखा हुआ कि बोथ आर पार्शली करेक्ट है, बिकॉज क्योंकि दोनों ही है वो। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई द प्रीवियस वीडियो, तो दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और ये मतलब इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं, बिल्कुल बुक से उठा के क्वेश्चन चेपा गया है, ठीक है। मतलब लास्ट पन्ने में चले जाइए आप, पूरा लिखा हुआ डिट्टो, और आपको बस कुछ नहीं याद करके यहाँ पे चेप देना है, राइट। नेक्स्ट इसका और पार्ट है, वो बोल रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप टू द कंट्रोलिंग नथिंग। तो ये लाइन दे रखी है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है ना। जब आपने कंट्रोलिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखी हुई है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और आपको उठा के यहाँ पे डाल देनी, क्योंकि इसमें मतलब वही पूरी लाइन है, मतलब ये लाइन ही उठा के लिख दी इन्होंने। तो अगर आप बहुत ही आप समझ रहे हैं, अगर बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करते, इसीलिए मेरा बस यही मोटिव था कि मैं आपको एक एक वर्ड बुक का पढ़ा रही थी, एक एक वर्ड रीड करा रही थी, एक एक वर्ड आपको मीनिंग बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो केस स्टडी का जो पर्पस है जहाँ तक मुझे समझ में आया, वो लोग ना पूरा मतलब वहाँ से वर्ड उठा के डाल देते हैं, वो आपको पहचानना है कि आपने वो वर्ड कहाँ पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत केयरफुली स्टडी करनी पड़ती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी 3 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। तो कोई भी मतलब ये भी पूरा बुक से उठाया क्वेश्चन है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस। तो मनी मार्केट कहाँ होता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कैपिटल मार्केट जहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, ये मनी मार्केट का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कैपिटल मार्केट का बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। तो कि इस तरह की चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत और इसकी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, इसकी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट इज दी एनी 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। भी बहुत ईजी है। प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यूज मार्केट कहते हैं, इसको हम एक्सिस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों का जो होता है आईपीओ वगैरह आता है, इसके अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग वन करते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है कि जो प्राइमरी मार्केट होता है उसके अंदर हम लोग इक्विटी वगैरह का जो फर्स्ट टाइम इशू होता है, और यहाँ पे और इसके जैसे कि इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आईपीओ वगैरह, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या हमारा, जैसे कि वही शेयर डिबेंचर लेकिन जो एग्जिस्टिंग वन है। ठीक है, तो बस आपको बहुत सिंपल, और ये भी बुक से उठाया क्वेश्चन है, मतलब बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। तो लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग runs a law firm in Delhi. His firm offers valuable financial legal consultancy service to the client. Whenever the firm hires the new employee on the first day of their joining, they are welcome to the organization, are given details about hours of work, leave rules, dress code, lunch arrangement, introduced to the daily operation and the key people in the workplace. They are also familiarized with the organization's policies and the procedure, including the complaint and dispute resolution, etc. In the context of the above case, name the type of the training which is being referred in this case. तो बहुत ईजी क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब इन्होंने बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हमारा पहला बंदा हायर होता है तो हम उसको सारे क्या करते हैं, मिलवाते हैं लोगों से। ठीक है ना, कि ये भाई देख ले खाना है, ये लंच वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग ड्रेस कोड हमारे ये है। ठीक है, इस तरह से मतलब हम लोगों का क्या है कि लीव रूल से इस तरह से काम करते हैं, और कोई दिक्कत है तो यहाँ जाकर कंप्लेंट कर लेना, कोई अच्छा लग रहा कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे जाके सजेशन दे देना। तो इस तरह का काम कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि ये हमारा जब ट्रेनिंग के अंदर कहाँ होता है, राइट। तो कहाँ होता है, ये तो पहला स्टेप है, इंडक्शन के अंदर होता है, जब हम लोग फैमिलाइजेशन का करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इंडक्शन है, सिंपल इंडक्शन लिखना है, उसके बीच में 3 4 5 लाइनें लिख देनी, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो आपको इतना एक्यूरेटली मतलब पढ़ा रहना चाहिए कि तुरंत पढ़ते आपको अंदर स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा ये वर्ड है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका और पार्ट है हम लोगों का, बोल रहा है कि जो समिता रन्स एन एनजीओ अंडर द नेम ऑफ सर्वकर्मा इन दिल्ली। द ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन ऑफरिंग द वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विस टू ऑल काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली। इट ऑल्सो मेड द पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ द recycled paper at a very competitive price. The website of the Sarvkarma provide a link to the career site wherein the people diseases of the joining the NGO can use simple job search to find the right opportunity for themselves. The NGO also keep the database of the application of the job seeker. Also, they are called whenever need arises. In the context of the above case, identify the two sources of external recruitment being served by the save karma by कोटिंग द लाइन्स ऑफ द पैरा। तो समझ में आ रहा है आपको कितना मतलब दिखने में कितनी हार्ड केस स्टडी लग रही है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्योंकि हमने तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा कि अब उनको नौकरी के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको इसके अंदर ही केस स्टडी के अंदर आंसर लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन से 2 एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस से ये अपने बंदे छाटेंगे। बताइए मुझे कहाँ कौन सा इसके अंदर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। तो एक तो सामने ही दिख रहा है मुझे कि इन्होंने एक वेब लिंक डाल रखी है, तो वो क्या वेब पब्लिशिंग। ठीक है ना, वेब लिंक डाल रखी, और क्योंकि इन्होंने कोटिंग द लाइन्स, तो आपको नहीं भूलना, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप लाइन कोट नहीं करते हो। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट आपको लाइन कोट करके आनी है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है ना, टाइम रहे ना रहे हमें नहीं पता, लाइन कोट करके आनी। तो एक तो बहुत सिंपल सी लाइन दिख रही है। ठीक है, और दूसरी इसके अंदर इन्होंने क्योंकि बोल रखा है कि डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस ऑफ द पब्लिकेशन जॉब सीकर, मतलब जो भी जॉब देख रहा है हम उसका क्या करें, डेटा को कैच कर ले रहे हैं, कॉट करके अपने पास रख लेते हो, जब भी हमें ज़रूरत होती है हमसे फ़ोन कर देते हो। तो ये क्या है, कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, तो 2 हमारे ये हो गए। ठीक है, एक तो हमारा इस लाइन को कोट करके बनेगा, और एक हमारे करियर साइट पे एक लिंक प्रोवाइड करेगा, तो ये वेब पब्लिशिंग का बन जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। Rahim was working in an enterprise on a daily wage basis. It was difficult for him to fulfill the basic need of his family. His daughter fell ill. He had no money for his daughter's treatment to meet the expenses of her treatment. ठीक है, he participated in cycle race and won the prize. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. Which element of directing is indicated above? Or by quoting the line from the above para, identify the needs of the Rahim that are satisfied by the offer of the cycle company. Also explain the 2 other need of the Rahim followed by the above and still are not satisfied. ठीक है, तो पूरी केस स्टडी है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी केस स्टडी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा डायरेक्टिंग का इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। मतलब डायरेक्टिंग आपने पढ़े हैं ना, यू रिमेंबर द डायरेक्टिंग के हमारे 3 4 एलिमेंट्स है, उसमें से कौन सा एलिमेंट इसके अंदर लग रहा है, और कोड करनी है लाइन
जिसमें से रहीम की कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है और अभी कौन सी नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो दिस इज द आंसर। इसके अंदर बोला गया था विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब, तो एक तरह से तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर थे कोई कौन सी नीड्स को वो फुलफिल कर देती है, तो एक तो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी चाहिए, क्योंकि पेंशन देगी सेफ्टी और सिक्योरिटी, और फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान की भी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, एक तो एफिलिएशन नीड्स से सेल्फ, मतलब जिस काबिलियत वो इंसान था शायद उसको उस काबिलियत की चीज़ें नहीं मिल पा रही, और एस्टीम तो अभी आई नहीं ना, जब एफिलिएशन नहीं है तो एस्टीम कैसे आ गई, राइट। तो आपको एक्सप्लेन करके आना अच्छे से, राइट। The next question is the Umang Gupta is the managing director of the Envir Ltd. The company has established a good name for itself and had doing well. It has known for timely completion of the order. The production manager Mrs. Kanta was efficiently handling the process of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that it in the absence of Mr. and Mrs. Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. He also knew that not meeting the deadlines will lead to the customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he planned a meeting with his employees in which the accurate and the speedy processing of the order was planned, right? And everybody agreed to work as a team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employee of the organizations, and hence everyone put in extra effort, and the targets were met on the time. Not only this, Umang visited Mrs. Kanta and advised her to take a sufficient rest. Wow. And identify the leadership style of the Umang Gupta and draw a diagram depicting that. तो इसके अंदर बहुत ही नॉर्मल सा है हमारा कि मतलब देख लीजिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो मिसेस कांता था वो प्रोडक्शन मैनेजर थी। ठीक है, तो अब वो नहीं काम कर पा रहे, तो जो उमंग गुप्ता उन्होंने खुद ही मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, सबको बुलाया। तो ये क्या, ये डेमोक्रेटिक का पार्ट है। ठीक है, आपको डेमोक्रेटिक का डायग्राम बनाना है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अब देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हर कोई नहीं पहचान सकता कि इट इज़ डेमोक्रेटिक पार्ट। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि बहुत जल्दी इन्होंने पहले तो ये पता कर लिया कि प्रॉब्लम क्या आने वाली, फिर उन्होंने उसके मीटिंग रखवाई। ठीक है, और हर मतलब एवरीबडी एग्री टू वर्क एज अ टीम, मतलब और टीम के अंदर ये नहीं कि सिंपल हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया तेरे को इतने बनाने हैं तो इतने बना वरना घर जा अपने। ठीक है ना, इस तरह से नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्रॉपर एक मीटिंग बिठाई, लोगों से बातचीत करी और बिहेवियर इतना पॉजिटिव रखा। डेमोक्रेटिक के अंदर जो लीडर का बिहेवियर था वही पॉजिटिव होता है, तो आपको ऐसे भी पहचानना है। ठीक है ना, कि पहले आपको देखना है कि कौन कौन सी लीडरशिप हमने पढ़ी है, कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल पढ़ी है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा इसके अंदर फिट हो रहा है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक होगा ही नहीं, लेजिस फायर होगा नहीं, क्योंकि उसने बोल नहीं दिया कि एम्प्लॉय को तो खुद ही काम कर ले। और ऑटोक्रेटिक ये भी नहीं होगा कि उसने बिल्कुल ही ऑर्डर दे दिया। डेमोक्रेटिक होगा क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बोला है कि मैं मतलब हम सब साथ में काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना है, राइट। Suvar Madhyam is a newly appointed human resource manager in Times Ltd in Punjab. He is a Tamilian basically. He is a good in Tamil and English. Most of his subordinates belong to the Punjab and they are not very much fluent in English like me. He feels it much difficult to make them understand his instruction. राइट और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ आइडेंटिफाई द कंसर्न कम्युनिकेशन बैरियर, स्टेट द कैटेगरी ऑफ ईच सच बैरियर एंड देन एक्सप्लेन अदर टाइप कैटेगरी ऑफ द बैरियर। अब देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है। अगर किसी ने बच्चे ने सोचा होगा कि मैं उस टॉपिक को छोड़ देता हूँ तो उसको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, और हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर देखते, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, और आपको बताना है स्टेट द कैटेगरी ऑफ सच बैरियर, आपको कैटेगरी बतानी है। मतलब यू रिमेंबर ना, हम लोगों के मतलब एक ब्रॉड हेडिंग है, उसके नीचे अलग अलग हेडिंग है, तो आपको उसकी अलग अलग कैटेगरीज भी बतानी है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देखनी देनी है। लेट्स सी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पहले का तो ये हो जाएगा और आप फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है उसकी वजह से, मतलब क्योंकि उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। और एक इस कैटेगरी का क्योंकि ये सिमेटिक है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अलग हो जाएगा, वर्ड का मीनिंग अलग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिमेटिक मतलब जो इसका कैटेगरी है वो हमारी कौन सी सिमेटिक है। और एक्सप्लेन करना है आपको अदर कैटेगरी ऑफ सच बैरियर, तो अदर टाइप का हमारा टेक्निकल जागरण है और हमारा एक अलग, मतलब जितने भी आपने पढ़े हैं ना आप इसके अंदर दो तो डाल ही दीजिए। ठीक है ना, दो तो एटलीस्ट, मतलब एक हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर आप उसको भी डाल सकते हो, तो दो डाल दीजिए और एक्सप्लेन करना बिल्कुल मस्ट है। तो गाइस मुझे लग रहा है वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम पार्टों में कवर करेंगे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे सैम्पल पेपर की और वीडियो बना के दूँ विद आंसर, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के बेस पे मैं पता करूँगी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अभी मैं भी नहीं बनाऊँगी वीडियो, फिर मैं और कुछ काम करूँगी और कोई फिर टॉपिक समझाऊँगी, क्योंकि टॉपिक मेरा अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फिर बच्चे टॉपिक जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें और वीडियो की ज़रूरत है ऐसे सैम्पल पेपर विद आंसर्स और चाहते
चाहते हैं कि और मतलब सब दूसरे सब्जेक्ट के भी लेकर आऊँ मैं, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, टेक केयर।